अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस समय हम दक्षिण दिल्ली में मौजूद हैं और हमारे साथ अमरनाथ झा जी मौजूद हैं, जो कि पूर्वांचल मोर्चा के प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में उपाध्यक्ष हैं और मैथिली साहित्य महासभा के जो है अध्यक्ष भी हैं। वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे आज हम बात करेंगे कुछ राजनीति मुद्दों को लेकर। सर, हुंकार 24/7 में स्वागत है आपका। नमस्कार महेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ पर आए अपना समय निकाल करके, ऐसे वैश्विक महामारी के समय पर में आप आए, आपका स्वागत है। वैश्विक महामारी बड़ी तेज़ी से फैल रही है, तो ऐसे में देखा जा रहा है दिल्ली सरकार की बहुत सारी योजनाएं दिल्ली सरकार लेके आई है, लेकिन ना कहीं बीजेपी उन योजनाओं पे सवाल उठाती हुई नज़र आई है। देखिए, कोई भी योजना जो है ना दिल्ली सरकार की, कोई भी योजना ऐसी नहीं है जो धरातल पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। चाहे आप किसी भी योजना की बात करें, राशन वितरण में आप देखिए कितनी धांधलियाँ हुई हैं। जो राशन है वो केंद्र सरकार इंतज़ाम करती है और किराया भी देती है राज्यों को, लेकिन आप देखेंगे दिल्ली के, आप एक संगम विहार से मैं हूँ, आप संगम विहार की जो स्थिति देखेंगे, किसी को भी राशन नहीं मिला है। और अगर किसी को राशन दे भी दिया है 2-4 किलो, तो फिर उसको 1 महीने तक राशन नहीं मिला। और ई कूपन की बात किया, ई कूपन में भी बहुत धांधलियाँ हुई है, कुछ काम नहीं है। और अगर ऐसा होता तो कोई इतना मज़दूर जो पलायन करके दिल्ली से, जो इतने लाखों मज़दूर जो भाग रहे हैं, अगर उनको 2 वक्त की रोटी मिलती है, 2 वक्त का राशन मिलता, तो वो क्या ऐसा भागते, ऐसा यहाँ से जाते? ये पलायन की जो कहानी है, जो पलायन जो लोग कर रहे हैं, वो अपने आप में ये बयां करती है कि दिल्ली सरकार का क्या इंतज़ाम था, क्या बद इंतजामी थी उसकी। जैसे कि ई कूपन की आपने बात करी है, तो ई कूपन पे अरविंद केजरीवाल जी की जो फ़ोटो लगी थी, उस पर भी कुछ सवाल आप लोगों के द्वारा खड़े किए गए थे। तो नहीं लगता कि छोटी छोटी चीज़ों पे ये हमेशा ऐसा करते हैं, ये ना राजनीतिक माइलेज लेते हैं। ये क्या करते हैं, ये इसको एक बैसाखी बनाते हैं। ये ऐसे जो सिंपैथी गेन करके ना, ये ऐसा अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ऐसा करते हैं। ये पिछले दिनों इन्होंने बस में भी महिलाओं के लिए फ्री यात्रा किया था इन्होंने, तो उस पर आपने देखा होगा कि पिंक टिकट इन्होंने लगाया था और पिंक टिकट के पीछे अपना फ़ोटो छाप दिया था इन्होंने। ये जो सरकार है, ये विज्ञापन वाली सरकार है। ये अखबार में आजकल देखिए आप, बड़े बड़े अखबार में बड़े बड़े पेज पर इनके विज्ञापन आ रहे हैं। उन पैसों से कितने मज़दूरों का भला हो सकता है, उस पर इनका ध्यान नहीं है। आप देखेंगे, आप जैसे अखबार खोलेंगे, पूरा पेज जो है केजरीवाल जी का फ़ोटो लगा हुआ है उसमें। और इतना तक हद कर दिया इन्होंने कि अभी तो थोड़े दिन पहले इन्होंने विज्ञापन के नशे में इन्होंने सिक्किम को भी नेपाल और भूटान के साथ दूसरा देश दिखा दिया। तो ये पता नहीं किस सत्ता के अहंकार में, किस मद में चूर हैं ये लोग। इनको सत्ता का बिल्कुल अनुभव नहीं है, इनको कोई काम करना नहीं आता है। कोई भी योजना जो केंद्र सरकार भी इनको दे रही है, उसको भी ये ज़मीन पर, धरातल पर लागू करने में ये नाकाम रहे हैं। इनसे कुछ नहीं हो रहा है। दिल्ली की जनता एक बार फिर से दोबारा ट्रैप हो गई है। अगर यही इलेक्शन जो अभी फरवरी में हुआ था, अगर इस कोरोना के बाद हुआ होता ना, तो आप देखते भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही होती यहाँ पर। इस सरकारी स्कूलों में जो खाना 2 टाइम लोगों को दिया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि बहुत बड़ी राहत दिल्ली सरकार के द्वारा दी जा रही है। बिल्कुल भी नहीं। आप किसी भी सरकारी स्कूल पर जा कर के देखिए, खाने की क्वालिटी देखिए। आप देखेंगे बिल्कुल कोई खाना नहीं चाहता, कोई लेना नहीं चाहता है। आप 2-4 स्कूलों में अगर आप देख लेंगे कहीं ठीक होगा, लेकिन 90% जो इनकी जो ये व्यवस्था है, इसमें भी ये फेल रहे हैं। और जो राशन किट इन्होंने जो वितरण किया है दिल्ली सरकार का ना, भाई ऐसे ब्रांड आप देखेंगे जो ब्रांड कभी सुना ही नहीं, उस ब्रांड का भी एक घोटाला थोड़े दिन में आप लोगों के सामने आएगा कि ये ऐसा इन्होंने अपने उनके जो कार्यकर्ता लोग हैं आम आदमी पार्टी के, ये शुरू से ऐसा करते हैं। जैसे इनकी सरकार बनती है तो ये अपने कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने का काम शुरू कर देते हैं। इनको जनता से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वही लोग फिर इनके चुनाव में काम करते हैं, घर घर जाते हैं, तो ये उनको कैसे फ़ायदा मिले उसके लिए काम करते हैं। और ये जो ब्रांड आप देखेंगे, अजीब ब्रांड, नमक का ब्रांड अजीब, जो कभी आपने सुना नहीं होगा। तेल का ब्रांड अलग, चीनी का ब्रांड अलग, चावल का ब्रांड अलग, ऐसे ब्रांड है। इस ब्रांड का भी थोड़े दिन में घोटाला सबके सामने अभी आने वाला है। लॉकडाउन के दौरान बीजेपी ने क्या काम किए हैं, क्या ज़रूरतमंद लोगों तक किस तरह से मदद पहुंचाई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा से जो है समाज सेवा के काम में लगी रहती है। और इनके लाखों कार्यकर्ता जो है, जैसे दिल्ली के का भी आप अगर आप एग्जांपल लें, दिल्ली का उदाहरण लें, तो हम लोग गली गली जा कर के, घर घर जा कर के लोगों का हमने एक तरह से ना, हमने ये देखा कि कौन स्क्रीनिंग किया कि किसको ज़रूरत है, किसको ज़रूरत नहीं है। और हम लोगों के पास ना बराबर लिस्ट पहुँचते रहते थे, हम लोगों के पास सूचियाँ आती रहती थी। अपने लेवल पर
भी, और साथ साथ जो हमारी जो सेवा भारती सब है जो क्षेत्र में काम करे, और भी इकाइयाँ हैं जो यहाँ पर क्षेत्र में काम करें, उन सब के साथ मिल करके उनको स्वयंसेवक दे करके हम लोगों ने बहुत लोगों क्षेत्र में जा करके लोगों को मदद किया, राशन किट उपलब्ध कराया, लोगों को भोजन की व्यवस्था कराई, और लोगों तक ई कूपन की भी जो व्यवस्था जो ये लोग नहीं कर पा रहे थे वो लोगों का बने, राशन लोगों को मिले। इन सब के लिए भी हमने इस तरह से, ऐसी हालत में भी हम लोगों ने आंदोलनात्मक रवैया अपनाया, जिससे कि ये कुछ भी लोगों तक ये राशन ये पहुंचा पाए, और उनकी आंखें खोलने का काम किया, नहीं तो ये वो भी नहीं पहुंचा पा रहे थे। सर 20 लाख करोड़ रुपए का मोदी जी ने जो आर्थिक पैकेज दिया है, उस पैकेज पे बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस अगर उसको झांसा पैकेज कहती है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी अजीब तरह के नाम देकर उसको नवाजती है। और जो पैकेज प्रधानमंत्री जी ने दिया है, आज उसकी ज़रूरत तो नहीं, ज़रूरत आज है लोगों को, लेकिन उसका फ़ायदा आज तो नहीं मिलेगा। देखिए क्यों नहीं मिलेगा, उसका फ़ायदा तो अभी मिल रहा है। अभी जैसे देखिए लोन में इन्होंने कर दिया था, मोरेटोरियम वाली बात कर दी थी कि 4 महीने तक लोन ख़त्म कर दिया, उस पर इंटरेस्ट रेट ख़त्म कर दिया, लोगों को 1-1 हज़ार रुपये देखिए लोगों के अकाउंट में पहुंच गए, मज़दूरों के अकाउंट में पहुंच गए। केंद्र सरकार का जो JAM व्यवस्था जो था, जिस तरह से जनधन अकाउंट और मोबाइल की जो व्यवस्था उन्होंने कराई, और आज अगर ये सुविधा अगर नहीं रही होती, अगर मोबाइल की व्यवस्था, जनधन अकाउंट नहीं खुला होता, तो आप इस तरह से लॉकडाउन की स्थिति में जो पूर्णबंदी है उसमें क्या मज़दूरों के पास वो 500 रुपये भी अगर पहुंच पाए, 1000 रुपये भी अगर पहुंच पाए, क्या पहुंच पाता? ये केंद्र सरकार की व्यवस्था थी और लोगों तक ये पहुंची है। हज़ारों करोड़ रुपए इस तरह से भी लोगों तक पहुंचा है, मज़दूरों तक पहुंचा है, और उससे बहुत कुछ राहत मिला है। और भी धीरे धीरे देखिए, जब कोई समस्या आती है, समस्या से पहले आपको नहीं पता कि किस तरह की समस्या आएगी। और जब ये कोरोना आया भी था हमारे यहाँ, जब दस्तक दिया भी था, तो हम लोगों ने ऐसा अंदाज़ा नहीं किया था कि इस तरह से इतना बड़ा महामारी हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने समय के साथ साथ उसके जो है ना, हमने प्रिकॉशंस बरतने शुरू कर दिए थे। हमने लॉकडाउन बहुत जल्दी लागू कर दिया, केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत जल्दी लॉकडाउन लागू कर दिया। और हम लोग जो 14 अप्रैल तक का जो लॉकडाउन था, उसमें हम लोग समझ रहे थे कि एक तरह से हम लोग कवर कर लेंगे, इस बीमारी से को नियंत्रित कर लेंगे। लेकिन जो वो तबलीगी जमाती वाला कुछ हिस्सा जो आया और मरकजी वाला जो आया, उससे क्या हुआ कि नियंत्रण से बाहर चला गया, और हम लोगों को लॉकडाउन को और विस्तार करना पड़ा, और एक्सटेंड करना पड़ा, और बढ़ाना पड़ा लॉकडाउन को। और आज देख रहे हैं कि हम लोग ये 4था चरण है। अब आप ये बताइए कि जब पहला चरण था, तब हमें ये अंदाज़ा कैसे हो सकता है कि कितना बड़ा रूप ये ले सकता है। आज जो संख्या है और जो 2 महीना पहले जो संख्या थी, आप नहीं बता सकते। तो इस तरह से ये सब चीज़ें क्या है, जैसे कोई समस्या आती है उस तरह से आपको निर्णय लेना पड़ता है। तो जब इन्होंने देखा, और फिर हमने ये एज्यूम किया कि इस समय, इतना समय आने तक ये इस तरीके से बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें ना गुणात्मक बढ़ोतरी हो रही है। 2 + 2 4 + 2 6 नहीं हो रहा है, 2 × 2 × 2 ऐसे हो रहा है। 2 + 2 + 2 8 6 होता है, प्लस 2 × 2 × 8 होता है। इस तरह से बढ़ रहा है ये बीमारी, क्योंकि एक दूसरे से फैल रहा है। और किसको हो रहा है, एसिम्प्टोमेटिक है या किसी को हो गया है, पॉजिटिव है, आपको पता भी नहीं चलता किस बार। अभी भी जो संख्या जो आ रही है वो भी पता ही नहीं है आपको असल में। जैसे तो मैं बता रहा था आपको कि जो आप 20 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि पहले ज़रूरत थी अब ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। जिस समय पर जो ज़रूरत था वैसा हमेशा वो स्टेप्स लिए जा चुके हैं। और अब जाकर के ये अंदाज़ा हुआ है कि इतना बड़ा है इसका, तो उस हिसाब से हमने लाभ देना शुरू भी कर दिया है। मज़दूरों को पहुंचने लगा पैसा, राशन पहुंचने लगा, राशन किट पहुंचने लगा है, लोगों को राशन मिलने लगा। राशन की व्यवस्था राज्यों के लिए जो किया केंद्र सरकार ने, अब राज्य सरकार अगर नहीं उनको पहुंचा पा रही है तो राज्यों की नाकामी है ये। लेकिन आप देखेंगे बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं, उन सब जगह पर आप देखेंगे बहुत अच्छे नियंत्रित तरीके से चल रहा है, अच्छे तरीके से ये चल रहा है इसका वितरण। जैसे कि आपका कहना है कि केंद्र सरकार राशन दे रही है, कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार उस राशन का लोगों को फ़ायदा उठाती हुई नज़र आ रही है। वो क्या करती है, मैंने जैसे पहले बताया आपको कि इनके जो अपने कार्यकर्ता हैं ना, वो लोग सब घोटाला करते हैं इसमें, अपने अपने लोगों को दे देते हैं ये लोग, और मज़दूरों को नहीं दे रहे। अगर ये देते मज़दूरों को तो ये कैसे जाते। अभी हमने देखा कि 200-300 मज़दूर जा रहे थे, एक बस स्टैंड पर बैठे हुए थे, वो बिना सोचे समझे भागे जा रहे थे। तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, आप कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि अगर हमें भोजन की व्यवस्था हो जाए तो दोनों टाइम का, तो हम लोग नहीं जाएंगे। तो उनके लिए दोनों टाइम का भोजन की व्यवस्था करवाई। अब वो रुक गए, वो यहाँ रुक गए। अब सोचिए जाने में कितना कष्ट होता है। कोई ऐसे नहीं जाता यहाँ से, जो यहाँ पर जमा हुआ उनको मजदूरी मिल रही है, सुबह शाम उसको वो भोजन अगर मिल जाए तो कहीं नहीं पलायन करता है। वो इतना दूर जाएगा, और क्या लगता है आपको गांव में जा कर के उनको रोज़गार मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, फिर उनको भागना पड़ेगा। गाँव में अभी इतनी व्यवस्था अच्छी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर मज़दूर बिहार और यूपी के थे, और उस जगह पर इतनी अगर रोज़गार की व्यवस्था होती तो उनको यहाँ आना ही नहीं पड़ता।
अभी इतना ज़्यादा व्यवस्था वहाँ पर है नहीं। गांव में भी वो जाकर के कोई बहुत सुखी नहीं रहेंगे, उनको फिर से आना पड़ेगा। लेकिन जब यहाँ भोजन नहीं मिल रहा है तो आदमी ये सोच रहा है कि चलो अपने घर जा कर के, अपने माँ बाप के पास, अपने जड़ ज़मीन के पास जा कर के वहाँ पर अगर दम भी निकल गया तो कोई बात नहीं। तो इस तरह की मानसिकता करवा दिया, ऐसा केजरीवाल सरकार दिल्ली में है जो व्यवस्था ठीक से मैनेज नहीं कर पाए। यहाँ पर उन्होंने कहा था कि 30,000 बिस्तरों की व्यवस्था है हमारे पास। आपने देखा होगा जब पहला लॉकडाउन था उसी के दौरान इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था। लेकिन एक बात आपने गौर किया होगा कि जब 6,000 भी संख्या नहीं थी, जब मरीजों की संख्या 6,000 भी नहीं थी, अभी भी 9,000 10,000 है आज की डेट में, 14,000 है आज की डेट में, जब 6,000 नहीं था उस दौरान एक कांस्टेबल की मौत हो गई, उसको बेड नहीं मिला, वो हॉस्पिटल भटकता रहा, वो उसको कहीं नहीं मिला बेड, और वो जान उसकी देनी पड़ गई। कोरोना वॉरियर था वो, उसका ध्यान नहीं रख पाए आप। कहते हैं कि हमारे पास 30,000 बेड है, अभी कल कह रहे हैं कि हमारे पास 5,000 बेड है। आप बताओ, कह रहे हैं उसमें से 1,500 तो ऑक्यूपाइड है और लगभग 3,000 जो है वो हमारे पास और है जो हो सकता है। अब कहाँ गए इनके दावे जो कह रहे थे रेस्टोरेंट, मतलब जो हम लोगों ने रिसोर्ट्स में, जो गेस्ट हाउसेज में हमने क्वारंटाइन सेंटर बना रखा है, इसमें ऐसा कर रखा है, अरे कहाँ गया ये? कहीं कुछ नहीं। आप बताइए कहाँ 6,000 और कहाँ 30,000? तो कितना बड़ा झूठ बोलते हैं। अभी आप देखेंगे जो वंदे भारत योजना है ना, जिससे लोग बाहर से आ रहे हैं, विदेशों से आ रहे हैं हमारे देश में, उसमें ये किस तरह से क्या काम कर रहे हैं पता है? उनको इन्होंने होटल्स में ठहराया है, जो 5 स्टार 3 स्टार होटल्स हैं ना, उन होटल्स में ठहराया है और उनसे ना 3,000 रुपये, 2,500 से लेकर 3,000 रुपये तक प्रतिदिन उनसे लिया जा रहा है। और उनको जो भोजन दिया जा रहा है वो जैसे हल्दीराम का भी उस जो पैकेट होता है ना, पैक्ड लंच, वो लाख गुना अच्छा है उससे। अपनी मर्ज़ी से उनको भोजन दे रहे हैं, जब मर्ज़ी तब भोजन दे रहे हैं, नहीं मर्ज़ी नहीं दे रहे हैं। उनके घर को, उनके रूम को कोई क्लीन नहीं करता। उनको अनाप शनाप तरीके से उनको ये बताया जा रहा है कि आप कोरोना टेस्ट कराओ, और कोरोना टेस्ट का 4,500 रुपया और 300 रुपया उसका टैक्स अगर क्रेडिट कार्ड से दोगे तो। ये अलग वो धंधा शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो उनको क्या लगता है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके पास बहुत पैसा है, ये मौका है, ये वसूली कर लो। तो इस तरह की मानसिकता से हमारी जो दिल्ली सरकार है ना, इस तरह से की मानसिकता की है और ऐसे काम किए जा रही है। ये लोगों का भला कैसे कर सकती है? चलते थे आपसे एक आखिरी सवाल सर, जैसे कि लॉकडाउन लगाया हुआ है, अभी भी चौथा चरण चल रहा है। इससे पहले जो लॉकडाउन लगाया था उसमें सख्ती से पालन किया गया था, लेकिन चौथे चरण में जो है बहुत सारी छूट लोगों को दे दी थी, जिसके परिणाम ये हुए कि कोरोना के मामले बड़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है आपको कि लॉकडाउन में और सख्ती बरतने की ज़रूरत है अभी? देखिए, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप, लॉकडाउन में सख्ती बरतने की ज़रूरत है, लेकिन कहाँ तक करेंगे? जब आप देखेंगे आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होने लगी लोगों की, काम चल नहीं रहा है, ऑफिस चल नहीं रहा है, लॉकडाउन पूरा है। अब क्या है कि बंदों को सैलरी कहाँ से देंगे? और पूरा देश भी एक तरह से जो है, पूरा विश्व एक तरह से समझिए वो आर्थिक एक क्रंच में आ गया। तो उसके लिए क्या था कि कुछ न कुछ छूट देना पड़ेगा, क्योंकि कितनी बार चौथा चरण आ गया आज। अब क्या पूरे साल भर क्या लॉकडाउन में रहेगा? नहीं रह सकते आप। अगर आप इतना मजबूत हैं कि आप साल भर बैठ कर खा सकते हैं, इतनी हमारी आर्थिक दृष्टि से हम लोग इतने मजबूत नहीं हैं। तो उसके लिए कुछ न कुछ छूट दे करके अब केंद्र सरकार ने कुछ छूट दिया और बाकी राज्यों पर छोड़ दिया कि राज्य डिसाइड करें कि उनको इस छूट में कितना ज़्यादा और एक्सटेंशन चाहिए। तो राज्यों ने फिर अपना डिसाइड किया कि राज्यों को कितना इसमें बढ़ाना चाहिए। तो राज्यों ने फिर जितना आप देखेंगे, आप दिल्ली में तो मैं देख रहा हूँ कि लॉकडाउन जैसा कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि मैं जैसे रोड पर मैं अभी आता हूँ, जैसे हम लोग सेवा में जाते हैं लोगों को सेवा करने के लिए, उस बीच में देख रहा हूँ कि धड़ल्ले से लोग पूरा आ जा रहे हैं, पूरा गाड़ियों का पूरा भीड़ है, जाम लगता है। मामले भी दिल्ली के अंदर बड़ी तेजी मामले भी बढ़ रहे हैं, उसमें ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में बढ़ रहा, गुणात्मक वृद्धि हो रही है और ये बढ़ेगी। क्योंकि अगर इसको कम होना था तो पहले ही लॉकडाउन में अगर ये कम होना होता तो हो जाता, लेकिन जो जमाती तबलीगी वाला फैक्टर जो रहा उससे अभी इस तरह से फैल गया है कि हम 4 लोग कहीं बैठे, उसमें से हो सकता है 3 आदमी को हो भी और पता भी ना चले। तो इस तरह से इसका जो ये बीमारी है उसका एक अजीब लक्षण है। उसको ऐसा लगता है जैसे किसी लैब में बनाया हो इस वायरस को। ऐसा नहीं है कि कोई एक बीमारी एक है उसका एक दवाई बना दिया। इसीलिए आप देखेंगे कि जल्दी से इसका वैक्सीन भी नहीं बन पा रहा, क्योंकि कभी HIV एड्स का इसको दवाई दे रहे हैं, कभी मलेरिया का दे रहे हैं, कभी आप देखेंगे हाइड्रोक्सी जो क्लोरोक्विन है उसका डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि उसमें देखते हैं कि इम्यूनिटी बिल्डअप कर रहा है, वो बूस्ट कर रहा है वो। तो इस तरह से अभी सब कंफ्यूज हैं। तो वैक्सीन भी अभी नियर फ्यूचर में अभी बनने का अभी जो है लग नहीं रहा है। हो सकता है 2 महीने लगे, हो सकता है 6 महीना भी लग जाए, क्योंकि नेचर ही इस वायरस का कुछ अजीब सा है। तो इसमें क्या है कि आपको प्रिकॉशन बरतना है, आपको अपना इम्यूनिटी बिल्ड करके रखना है, मजबूत करके रखना है। जैसे काढ़ा पीना है, गर्म पानी पीना है। डॉक्टर्स कहते हैं कि ये जो इसमें क्या होता है, ये जो वायरस है वो आपके कान, नाक, मुंह, आँख जितना भी ये छिद्र है ना, इन सब से आपके मुंह में जाएगा और गले में जाएगा ये,
और गले में ये 5 दिन रहता है। अगर आप गर्म पानी पीते रहेंगे, काढ़ा पीते रहेंगे, और आयुष मंत्रालय ने भी एक आरोग्य भारती ने भी हमारा एक काढ़ा बनाया हुआ है, तो उसको अगर आप सेवन करेंगे, अगर वो नहीं भी है तो तुलसी पत्ता, अदरक, काली मिर्च, ये सब डाल करके जो गर्म पानी करके अगर आप ये सेवन लगातार करेंगे, ग्रीन टी अगर पिएंगे, तो क्या होगा, गले में जो म्यूकस टाइप का एक बनता है ना, वो 5 दिन तक उसमें जो रहेगा वहीं ख़त्म हो जाएगा, वो लंग्स में नहीं जाएगा। तो लंग्स में जाने के बाद वो डैमेज करता है। तो अभी जब ये स्थिति बन गई है कि हज़ारों लाखों लोगों को ये होगा, और आपके आसपास भी 4 में से आप देखेंगे कई बार 2-3 लोगों को ये हो रहा है, तो उसमें क्या है कि आप अपना इम्यूनिटी डेवलप करके रखिए, बिल्ड करके रखिए। अब ये बीमारी धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि नॉर्मल जो इन्फ्लुएंजा होता है, नॉर्मल फ्लू होता है, सर्दी जुकाम, उस तरह का हैसियत रह जाएगा इसका। जब ये बहुत लोगों में फैल जाएगा तो तब ये अपना पावर खुद ही कम हो जाएगा। इसका एक हर्ड इम्यूनिटी टाइप की चीज़ होती है, उस तरह का सिचुएशन बन जाएगा। लेकिन क्या है कि तब तक आप अपने आप को मजबूत बना करके रखना है, आपको अपना इम्यूनिटी बिल्ड करके रखना है। जिनका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा वो इस बीमारी से बच जाएंगे, जिनका कमज़ोर होगा उसको दबाएगा। लेकिन फिर भी अगर वो ठीक ढंग से अगर उनका जीवन जो दिनचर्या है वो चलता रहेगा तो इसमें से ठीक हो जाएंगे। क्योंकि इसका जो डेथ आप देखेंगे जो परसेंटेज है ना, वो 1 से 1.5% है, और इससे ज़्यादा डेथ हमारे यहाँ और भी चीज़ों से होती है। अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल बुखार, नॉर्मल बीमारी से भी लोग मरते हैं, एक्सीडेंट से लोग मरते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हो जाती है उससे लोग मरते हैं। ये संख्या जो इस वायरस की वो बहुत कम है, इसलिए इतना डरने की बात नहीं है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके रखें। अभी होना है, अभी बहुत लोगों को ये होगा, और जिस तरह से अभी लॉकडाउन में ढील दिया जा रहा है उससे बहुत फैलेगा ये। मेरा तो मानना है कि जुलाई तक ये 1 करोड़ ना हो जाए। हालांकि ICMR वगैरह कह रहा है कि 5 लाख तक होगा जुलाई तक, लेकिन जिस तरह से, क्योंकि कई लोगों को पता भी नहीं चलेगा, आंकड़े भी आपको सही आंकड़े आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप 3 लोग हम बैठे हैं, 2 को है या नहीं है एसिम्प्टोमेटिक, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप लोग आंकड़ों के लिए भी दबाव बना रहे हो। बिल्कुल आप देखेंगे इन्होंने आंकड़ों में भी बहुत हेरा फेरी किया है। इन्होंने सही आंकड़ा भी नहीं दिया है। जितना पेशेंट यहाँ पर इलाज हो रहा है, कितना उसमें से कितने का मृत्यु हो गया, और कितना जो है इसमें से बच करके इलाज हो करके आ रहे हैं, उसमें भी कई बार आप देखेंगे बीच में ना बहुत आंकड़ों के साथ खिलवाड़ किया गया। तब हम लोगों ने आवाज़ उठाई, और उसके बाद क्या हुआ कि एक टाइम निर्धारित कर दिया कि इस टाइम पर इसकी गणना होगी मरीजों की, और वो फिर गजट में जाएगा, और वो फिर सूचना अखबारों को या प्रेस में दिया जाएगा, वही फिर ऑथेंटिक होगा। आंकड़े गलत देने से दिल्ली सरकार का क्या अपना, वो ये दिखाना चाहते थे कि देखो हमने इतना कंट्रोल कर लिया है, हमने काबू कर लिया है, हम सबसे आगे, हमने इतना काबू कर लिया, ये दिखाना चाहते थे। मतलब आप लोगों के मुताबिक आंकड़े जो दिए हैं गलत हैं, उससे भी ज़्यादा आंकड़े हैं? बिल्कुल ज़्यादा आंकड़े हैं, आंकड़े इससे बहुत ज़्यादा है जितना आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं। और इस आंकड़ों में क्या है, जितना ये आंकड़े छुपा रहे हैं वो तो एक है ही कहानी। उसके बाद आप ये भी है कि कई लोगों का पता भी नहीं चलेगा। आप आज जो आप देख रहे हैं सड़कों पर चल रहे हैं, अब 100 लोग जा रहे हैं, उसमें से हो सकता है 15 लोगों को हो, उस 15 से फिर 15 से 150 हो सकता है, वो 15 से 20 नहीं होगा, वो ऐसे हो सकता है। तो कितनों लोगों को क्या है, ये आंकड़ा ये छुपाने के बावजूद और भी ज़्यादा है आंकड़ा ये। तो ये आंकड़ा भी और भी बढ़ता जाएगा। इसमें यही कि आप सबसे आप अनुरोध करें, हम सबसे जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं इसको, उनको हम कहना चाहेंगे कि आप अपना इम्यूनिटी बिल्डअप करके रखिए। इम्यूनिटी जो होता है आपका, जो रोग रोधी क्षमता होती है वो होती है। अच्छा, आप जो जैविक आहार लीजिए, भोजन लीजिए, दूध में हल्दी डाल करके रात को पीजिए, च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं, उससे भी इम्यूनिटी आपका मजबूत रहता है। इन सब गर्म पानी पीते रहिए, ठंडा पानी ना पिएँ। तो इन सब चीज़ों का अगर आप सेवन करेंगे तो आपके शरीर का जो इम्यूनिटी है वो थोड़ा सा बना रहेगा, तो उसमें ये बीमारी आपको कम असर करेगा, और आपको हो करके चला भी जाएगा, आपको कई बार पता भी नहीं चलेगा, आपको है भी हो करके चला भी। अगर हो भी गया तो भी अगर आप गर्म पानी सब पीते रहेंगे तो वो आकर के चला जाएगा वो। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।